जब अक्टूबर 2025 को तालिबान अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी दारुल उलूम देवबंद को विजिट करने आया तो पूरी दुनिया की नजरें यहीं थी। अफगानिस्तान का सबसे पावरफुल आदमी एक इंडियन मदरसे को सलाम करने आया। लेकिन क्या आप जानते हैं इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो 159 साल पुरानी है और एक अनार के पेड़ के नीचे शुरू हुई थी और आज 3 बर्रे सगीर और करोड़ों मुसलमानों की सोच को शेप करती है। ये कहानी है दारुल उलूम देवबंद की और मैं गारंटी देता हूँ आखिर तक आपका माइंड ब्लोन हो जाएगा। तो कहानी शुरू होती है 1857 से। 10 मई 1857 मीरठ कैंटोनमेंट में इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिश ऑफिसर्स के खिलाफ बगावत कर दी। ये चिंगारी नॉर्थ इंडिया में आग से लगी। दिल्ली में बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल एम्परर को रिबल्स ने नॉमिनली अपना लीडर बना लिया, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर ने इस बगावत को ब्रूटली क्रश कर दिया। सितंबर 1857 ब्रिटिश फोर्सेस ने दिल्ली शहर की घेराबंदी करके बम्बार्डमेंट किया। हजारों मौतें हुई और मुगल के आखिरी स्ट्रॉन्गहोल्ड का खात्मा हो गया। बहादुर शाह जफर को रंगून एग्जाइल कर दिया गया। 51 साल के बुजुर्ग जिन्होंने सिर्फ पोइट्री लगी थी उन्हें इंडिया से निकाल दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट मुसलमान इंस्टीट्यूशंस पर। ब्रिटिश ने दिल्ली की सारी मस्जिदों और मदरसों को मिलिट्री कंट्रोल में ले लिया। जामा मस्जिद एक फोर्ट बन गई और फतेहपुर मस्जिद को एक ऑक्शन में बेच दिया गया। हजारों मुस्लिम स्कॉलर्स उलेमा को अरेस्ट कर लिया गया, कई को फांसी दे दी गई और दिल्ली का फेमस मदरसा रहमानिया को बंद कर दिया गया। एक स्कॉलर इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की जो थाना भवन में ब्रिटिश के खिलाफ जिहाद का फतवा दे चुके थे, उन्हें मक्का भागना पड़ा। उनके साथी मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही भी वांटेड थे। उस वक्त लगा था इस्लामिक एजुकेशन इंडिया में ख़त्म हो गई। दिल्ली जो सेंचुरी से इस्लामिक लर्निंग का सेंटर था अब ब्रिटिश कैंटोनमेंट बन चुका था। मुस्लिम कम्युनिटी ट्रॉमेटाइज्ड, स्केर्ड, होपलेस। कुछ लोग, कुछ विजनरी उलेमा, उन्होंने डिसाइड किया अगर हम पॉलिटिकली हार गए हैं तो हम इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली जीतेंगे। और ये डिसाइड करने वाले लोग देवबंद में इकट्ठा हुए। 31 मई 1866 थर्सडे, इस्लामिक कैलेंडर का 15 मुहर्रम 1283 हिजरी। देवबंद दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा टाउन। इस टाउन की एक खासियत थी, मुगल एरा में यहाँ पे एक हेरिटेज था। यहाँ के लोग इस्लामिक एजुकेशन को वैल्यू देते थे और ये टाउन ब्रिटिश हेडक्वार्टर्स दिल्ली से दूर भी था। उस दिन छत्ता मस्जिद के आंगन में एक अनार के पेड़ के नीचे कुछ बुजुर्ग उलेमा इकट्ठा हुए। हाजी सैयद मोहम्मद आबिद हुसैन, एक लोकल सुन्नी लीडर, फजल और रहमान उस्मानी, स्कॉलर और कम्युनिटी लीडर, मेहताब अली, निहाल अहमद, जुल्फ़िकर अली, रफ़ीउद्दीन, लोकल सपोर्टर्स। इन्होंने एक मीटिंग की, टॉपिक अरबी मदरसा खोलना है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, पैसा कहाँ से आएगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट से फंडिंग कभी नहीं, वो तो इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। रिच पैट्रन्स 1857 के बाद सबका पैसा और पावर चला गया था, तो उन्होंने क्या किया? कम्युनिटी फंड रेजिंग। लोकल लोग, शॉपकीपर्स, फार्मर्स, ट्रेडर्स, सब ने अपनी जेब से कुछ ना कुछ दिया। 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, जो भी वो कुछ दे सकते थे। और उस दिन एक छोटी सी जगह में एक उस्ताद के साथ दारुल उलूम देवबंद का आगाज हुआ। पहला टीचर मुल्ला महमूद, पहला स्टूडेंट महमूद हसन, सिर्फ 15 साल का लड़का। ना कोई ग्रैंड बिल्डिंग, ना कोई गवर्नमेंट रिकॉग्निशन, ना कोई फॉरेन फंडिंग, सिर्फ एक पेड़, एक मस्जिद और एक इमाम। लेकिन फाउंडर्स को यकीन था कि ये अल्लाह की मर्जी है और ये मदरसा जरूर कामयाब होगा, और उनका यकीन सच साबित हुआ। मेरठ से मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, वही सेम स्कॉलर जो 1857 की बगावत में शामिल थे, उन्हें इनवाइट किया गया। नानोतवी जी ने अपनी पूरी एनर्जी मदरसे को बिल्ड करने में लगाई। पहले साल बस 50-60 बच्चे, दूसरे साल 100, 5वें साल 300। कोई एडवर्टाइजिंग नहीं, कोई ब्रोशर नहीं, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ और क्वालिटी एजुकेशन। पेरेंट्स कहने लगे देवबंद में जेन्युइन इस्लामिक तालीम दी जाती है, वहाँ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस नहीं है, वहाँ ऑथेंटिक इस्लाम सिखाया जाता है। और ये ऑर्गेनिक ग्रोथ, ग्रास रूट्स मूवमेंट देवबंद की सबसे बड़ी ताकत बन गई। सवाल ये है कि देवबंद में ऐसा क्या स्पेशल था? दोस्तों, इसके लिए समझना पड़ेगा उस जमाने के मदरसे कैसे थे। ट्रेडिशनल मदरसा, एक उस्ताद होता था, स्टूडेंट्स उसके पास बैठते थे और वो किताब पढ़ाते थे बस। नो फिक्स सिलेबस, नो एकेडमिक कैलेंडर, नो एग्जाम, नो फॉर्मल सर्टिफिकेट्स। भी स्टूडेंट किसी भी वक्त आ सकता था और जा सकता था। लेकिन देवबंद ने इस्लामिक एजुकेशन को मॉडर्नाइज करा, बिना इस्लाम को कॉम्प्रोमाइज करे। सबसे पहला इनोवेशन, स्टैंडर्ड करिकुलम। देवबंद ने दर्स निज़ामी अडॉप्ट किया, जो 18वीं सदी में मुल्ला निज़ामुद्दीन सिहालवी ने डिजाइन किया था, जो एशिया का गोल्ड स्टैंडर्ड था। इसमें क्या था? रिलीजियस साइंस, कुरान हिफ्ज करना, तजवीद और तफसीर, हदीस, सही बुखारी, सही मुस्लिम, इब्ने माजा, तिरमिदी, अबू दाऊद, सारी मेजर बुक्स, फ़िक़्ह, हनफी जुरिस्प्रूडेंस, हिदाया, कुदूरी और प्रैक्टिकल इस्लामिक लॉ, अकीदा, क्लासिकल सुन्नी बिलीफ, लिंग्विस्टिक साइंस, अरेबिक ग्रामर, नाहव और सर्फ की डिटेल्स, अरेबिक लिटरेचर, पोइट्री, प्रोज, रिटोरिक, पर्शियन लैंग्वेज, फारसी में प्रोफिशिएंसी, गुलिस्ता, बोस्ता, उर्दू कम्युनिकेशन और टीचिंग के लिए, रैशनल साइंस, मंतिक, क्रिटिकल थिंकिंग, फिलोसफी, इस्लामिक फिलोसफी के बेसिक्स, सीरा,
प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी। इनोवेशन 2 एकेडमिक स्ट्रक्चर, फिक्स्ड एकेडमिक ईयर, सितंबर में सेशन स्टार्ट, मार्च में फाइनल एग्जाम। रिटन एग्जामिनेशन, हाँ दोस्तों इम्तिहान होते थे, नो चीटिंग, प्रॉपर इवैल्यूएशन। फॉर्मल सर्टिफिकेट्स, डिग्री मिलती थी, शहादा विद सिग्नेचर्स। इनोवेशन 3 स्पेशलाइजेशन, बेसिक ग्रेजुएशन के बाद अगर आप एक एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तखस्सुस फिल हदीस 2 साल और एंड बिकम अ हदीस स्कॉलर। तकमील अल-इफ्ता, एडवांस जुरिस्प्रूडेंस, बिकम अ मुफ्ती, फतवा इशू कर सकते हो। इनोवेशन 4 प्रिंटिंग प्रेस, 1870s में जब देवबंद ने अपना प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया, बुक्स पब्लिश होने लगे, फतवास प्रिंट होने लगे। इससे क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो गई, देवबंद की टीचिंग्स दूर दूर तक पहुंच गई। इनोवेशन 5 लाइब्रेरी, देवबंद ने एक मैसिव लाइब्रेरी बिल्ड की, इवेंचुअली 1 लाख बुक्स हो गई। अरबी क्लासिक्स फ्रॉम बगदाद, डमस्कस, कायरो, पर्शियन टेक्स्ट फ्रॉम पर्शिया, उर्दू इस्लामिक लिटरेचर, कमेंट्रीज, डिक्शनरीज, एनसाइक्लोपीडियाज। लेकिन ये सब करते हुए देवबंद ने अपना कोर फिलोसफी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। प्योर कुरान और सही हदीस पे फोकस, नो इनोवेशंस, नो बिदा। हनफी मजहब फॉलो, क्लासिकल सुन्नी ट्रेडिशन, नो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, नो सेक्युलर सब्जेक्ट्स, ओनली इस्लामिक साइंस। नानोतवी जी कहते थे, हम दुनिया की तालीम नहीं दीन की तालीम देते हैं, मॉडर्न साइंस नहीं, इस्लामिक साइंस। हमारा मकसद अल्लाह कॉन्शियस मुस्लिम तैयार करना है। ये अप्रोच, ये अनकॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच लोगों को पसंद आया। 1880 तक देवबंद इस्लाम का प्रीमियर इस्लामिक इंस्टीट्यूट बन गया। स्टूडेंट बिहार से आ रहे थे, बंगाल से आ रहे थे, पंजाब से आ रहे थे। सक्सेस की वजह क्वालिटी एजुकेशन, इस्लामिक ऑथेंटिसिटी और स्ट्रक्चर सिस्टम, विनिंग कॉम्बिनेशन। देवबंद की असली ताकत थी उसके ग्रेजुएट्स, एलुमनाई, जो हिस्ट्री की बुक्स में आ गए। महमूद हसन देवबंदी, शेखुल हिंद, याद है वो पहला स्टूडेंट 15 साल का महमूद, वो बन गया देवबंद का सबसे लेजेंडरी ग्रेजुएट। उन्होंने देवबंद में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी और फिर शेखुल हदीस बन गए। लेकिन महमूद हसन सिर्फ क्लासरूम में नहीं बैठे, उन्होंने डिसाइड किया ब्रिटिश को इंडिया से निकालना है। 1915 में वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी। महमूद हसन ने एक सीक्रेट प्लान बनाया, रेशमी रुमाल तहरीक। प्लान क्या था, ऑटोमन एम्पायर और अफगानिस्तान से हेल्प लेके ब्रिटिश के खिलाफ आर्म रेबेलियन। लेकिन फिर ब्रिटिश इंटेलिजेंस को पता चल गया, महमूद हसन को अरेस्ट कर लिया और माल्टा आइलैंड में जेल में डाल दिया। 3 साल टॉर्चर, लेकिन वो टूटे नहीं। 1920 में वापस आए, लेकिन तबीयत खराब हो चुकी थी। कुछ महीनों में उनकी वफात हो गई। उन्हें शेखुल हिंद का टाइटल मिला, शेख ऑफ इंडिया। हसन अहमद मदनी साहब महमूद हसन के शागिर्द थे। उन्होंने भी माल्टा जेल में वक्त गुजारा, लेकिन इनकी असली लेगेसी थी कंपोजिट नेशनलिज्म। जब 1940 में मुस्लिम लीग 2 नेशन थ्योरी प्रमोट कर रही थी, तब मदनी साहब ने कहा, ये गलत है, इस्लाम कहता है मुसलमान और हिंदू एक मुल्क में मिलकर रह सकते हैं। उन्होंने इस पर किताब लिखी, मुत्तहिदा कौमियत व इस्लाम। उसमें कुरान और हदीस से प्रूफ किया कि डिफरेंट रिलीजन्स के लोग एक नेशन में पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। ये सुन के लोग शॉक थे कि ये तो दारुल उलूम देवबंद के चीफ टीचर हैं और ये सेक्युलर नेशनलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। मदनी साहब गांधी जी के क्लोज एसोसिएट बन गए, कांग्रेस का सपोर्ट किया और पार्टीशन का विरोध किया। आखिर में जब पाकिस्तान बन गया तो मदनी साहब इंडिया में ही रहे और उन्होंने जामिया उलमा ए हिंद को लीड किया। अशरफ अली थानवी साहब एक डायमेंशन थे, स्पिरिचुअल एक्सीलेंस और स्कॉलरली डेप्थ। उन्होंने 800 बुक लिखी थी। यस, यू हर्ड इट राइट, 800। उनकी सबसे फेमस किताब बहिश्ती जेवर, ये एक इस्लामिक गाइड है स्पेशली फॉर मुस्लिम वुमेन। उसमें सब कुछ है, नमाज, रोजा, निकाह, तलाक, डेली लाइफ के मसाइल, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, इवन बेसिक मैथ्स एंड उर्दू ग्रामर। आज भी 2025 में बहिश्ती जेवर हर मुसलमान घर में मिलती है। ये इस्लाम की एनसाइक्लोपीडिया बन गई है। थानवी साहब सूफी भी थे, चिश्ती सिलसिले के। उनका स्पिरिचुअल गाइडेंस सीखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। मोहम्मद इलियास खांडलवी, तबलीगी जमात के फाउंडर। खांडलवी साहब देवबंद ग्रेजुएट थे और उन्होंने देखा कि मेवात इलाके में मुसलमान इस्लाम से दूर हो रहे हैं। 1926 में उन्होंने तबलीगी जमात शुरू की। कॉन्सेप्ट क्या था, सिंपल, मुसलमान को अल्लाह की तरफ बुलाओ, खुद की इस्लाह करो और दूसरों को दावत दो। उनके 6 प्रिंसिपल थे, कलमा, नमाज, इल्म, ज़िक्र, इकराम मुस्लिम, इखलास नियत और दावत और तबलीग। और ये मूवमेंट दोस्तों ग्लोबल फिनोमेनो बन गया। आज तबलीगी जमात दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक मिशनरी मूवमेंट है, 80 कंट्रीज में एक्टिव। वो लोग जो 3 दिन चिल्ले 4 महीने में जाते हैं, वो ये देवबंद ग्रेजुएट की शुरुआत है। ज़करिया खंडलवी, मोहम्मद इलियास के नेफ्यू और तबलीगी जमात के आइडियोलॉजिकल बैकबोन। उन्होंने फ़ज़ाइल सीरीज़ लिखी, फ़ज़ाइल अमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात, फ़ज़ाइल कुरान। ज़करिया साहब हदीस के माहिर स्कॉलर थे, देवबंद में शेख अल हदीस बने। 1967 तक 8,934 देवबंदी इंस्पायर्ड वर्ल्ड वाइड स्कूल्स थे। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, यूके, साउथ ईस्ट एशिया, हर जगह देवबंद ने सिर्फ एजुकेशन नहीं दी, एक मूवमेंट बना दिया, एक आइडियोलॉजी क्रिएट की जो बाउंड्रीज क्रॉस कर गई। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर ग्रेजुएट ने इस्लाम को अपने तरीके से सर्व किया, पॉलिटिक्स से, एजुकेशन से, स्पिरिचुअली, हर तरीके से। यह है देवबंद का रियल इम्पैक्ट, आइडियाज का एम्पायर। अब आता है
देवबंद के सबसे कंट्रोवर्शियल और करेजियस स्टैंड पर। 1940s इंडिया का सबसे क्रिटिकल डेकेड। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने वाली थी, ब्रिटिश समझ गए थे इंडिया को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अब बड़ा सवाल था कैसे छोड़ेंगे। मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना के लीडरशिप में एक डिमांड कर रही थी, पाकिस्तान मुस्लिम्स को एक अपना अलग मुल्क चाहिए। 2 नेशन थ्योरी प्रमोट करी जा रही थी। हिंदूज एंड मुस्लिम्स ये अलग नेशंस हैं, ये एक साथ नहीं रह सकते। कल्चरल डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि एक अलग मुल्क ज़रूरी है। और दोस्तों, इस डिमांड को मैसिव मुस्लिम सपोर्ट मिल रहा था। 1946 इलेक्शंस में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करी। लग रहा था पूरा मुस्लिम समाज पाकिस्तान चाहता है, लेकिन फिर एक आवाज़ उठी देवबंद से, हसन अहमद मदनी का हिस्टोरिक स्टैंड। मदनी साहब जो देवबंद में शेखुल हदीस थे और जो माल्टा जेल में ब्रिटिश टॉर्चर सह चुके थे, उन्होंने पब्लिकली अनाउंस करा, मैं 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करता हूँ। लोगों ने कहा, आप मजाक कर रहे हो, आप इस्लामिक स्कॉलर हो, आप पाकिस्तान के खिलाफ कैसे हो सकते हो। मदनी साहब ने जवाब दिया, मैं कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं हो सकता। और फिर उन्होंने एक ग्राउंड ब्रेकिंग किताब लिखी, मुत्तहिदा कौमियात व इस्लाम। इसमें उन्होंने क्या कहा, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी और सिटीजनशिप पे बेस्ड होता है, रिलीजन पर नहीं। कुरान में उम्मा ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी है, लेकिन नेशन अलग कॉन्सेप्ट है। मदीना के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम्स एंड ज्यूज को एक नेशन डिक्लेयर करा था। इस्लाम में नॉन मुस्लिम्स के साथ पीसफुल को एग्जिस्टेंस परमिसेबल है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मुस्लिम्स एंड ज्यूज को एक नेशन कह सकते हैं, तो मुस्लिम्स एंड हिंदूज भी एक इंडियन नेशन हो सकते हैं। ये था मदनी साहब का आर्ग्यूमेंट प्योरली कुरान और हदीस से। देवबंद के उलमा ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट किया। जामिया उलमाए हिंद ने ऑफिशियली कांग्रेस के साथ अलायंस बनाया। मदनी साहब गांधी जी के साथ रैलीज में गए। जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया तो देवबंद के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। ब्रिटिश गुड्स का बैकआउट देवबंद ने सपोर्ट किया। सिविल डिसोबीडियंस देवबंद ने सपोर्ट किया। एक इस्लामिक मदरसा गांधी जी के साथ खड़ा था। सेक्युलर प्लूरिस्ट इंडिया का विजन देवबंद डिफेंड कर रहा था। अल्टीमेटली ब्रिटिश ने माउंटबेटन प्लान एक्सेप्ट किया और पार्टीशन हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। मदनी साहब और देवबंद के उलमा डेवेस्टेटेड थे। उन्होंने कहा, यह गलत डिसीजन है, ये मुस्लिम्स के लिए भी खराब है और हिंदूज के लिए भी। कम्युनल डिवाइड परमानेंट हो जाएगा। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मदनी साहब ने डिसाइड करा, इंडिया में रहेंगे और मुसलमानों की खिदमत करेंगे। देवबंद इंडिया में रहा और जामिया उलमाए हिंद इंडिया में रही। उन्होंने फिर सेक्युलर डेमोक्रेटिक इंडिया को एम्ब्रेस किया। पोस्ट इंडिपेंडेंस देवबंद 1950-60s देवबंद ने मुसलमानों को गाइडेंस दी, इंडिया तुम्हारा मुल्क है, ये सेक्युलर डेमोक्रेसी है, यहाँ तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए। 2013 का हिस्टोरिक फतवा, दारुल इफ्ता देवबंद ने एक फतवा इशू किया, मुस्लिम्स का वोट करना फर्ज है। हाँ दोस्तों, रिलीजियस ऑब्लिगेशन, फर्ज। मैंने कहा इंडिया एक सेक्युलर डेमोक्रेसी है, यहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे मस्जिदें बन सकती हैं, यहाँ पे इस्लामिक तालीम हासिल करी जा सकती है। तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम पार्टिसिपेट करो। सिर्फ इस्लामिक क्राइटेरिया से पार्टीज को जज करना प्रैक्टिकल नहीं है। तुम्हें ओवरऑल गुड गवर्नेंस देखनी होगी, जो कंट्री के लिए बेस्ट है उसे वोट दो। ये था देवबंद का स्टैंड, इस्लाम और डेमोक्रेसी कंपैटिबल हैं। और ये अप्रोच, ये सेक्युलर डेमोक्रेटिक एम्ब्रेस, ये मुस्लिम लीग के अप्रोच से 180 डिग्री अपोजिट था। उन्होंने प्रूव किया यू कैन बी अ डिवोट मुस्लिम एंड पैट्रियोटिक इंडियन सिटीजन। 2025 में दारुल उलूम देवबंद कहाँ है? मेन कैंपस 5000 स्टूडेंट्स, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से। लाइब्रेरी 1 लाख से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड बुक्स। दारुल इफ्ता फतवा डिपार्टमेंट, रोजाना 100 से ज़्यादा सवालों के जवाब। पब्लिशिंग, अपना प्रेस, बुक्स, मैगजीन्स एंड पैम्पलेट्स। एफिलिएटेड स्कूल्स, थाउजेंड्स ऑफ देवबंदी मदरसास इन इंडिया एंड दुनिया में। पश्तून बेल्ट में देवबंदी इस्लाम डोमिनेंट स्कूलिंग। 1980s 90s में जब सोवियत अफगान वॉर चल रही थी, तब पाकिस्तानी मदरसास ने हजारों अफगानी रेफ्यूजीज को एजुकेट किया। सिलेबस देवबंदी। तालिबान के काफ़ी लीडर्स इंक्लूडिंग मुल्ला उमर देवबंदी स्कूल से निकले। यही वजह है कि आमिर खान मुत्तकी देवबंद विजिट करने आए और उन्होंने अपने आइडियोलॉजिकल रूट्स को सलाम किया। लेकिन, और ये इंपॉर्टेंट है, दारुल उलूम देवबंद ने अफगानिस्तान के वायलेंट टैक्टिक्स को सपोर्ट नहीं किया। 2008 एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस, जब दुनिया में इस्लामिक टेररिस्ट की बात हो रही थी, तब देवबंद ने एक मैसिव कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करा। 6000 प्लस स्कॉलर्स अक्रॉस इंडिया गैदर हुए। उन्होंने एक हिस्टोरिक फतवा इशू किया, टेररिज्म इज एब्सोल्युटली हराम इन इस्लाम। इनोसेंट लोगों को मारना, चाहे फिर वो किसी भी रिलीजन के हों, फॉरबिडन है। सुसाइड बॉम्बिंग हराम, सिविलियन टारगेट्स हराम। इस्लाम एक पीसफुल रिलीजन है, टेररिज्म की कोई जगह नहीं। ये फतवा 15 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया, पूरी दुनिया में सर्कुलेट किया गया। लेकिन देवबंद क्रिटिसिज्म से बची भी नहीं। 2024 में देवबंद में औरतों को कैंपस से बैन कर दिया गया। सेक्युलर एजुकेशन, देवबंद में नो मॉडर्न साइंस, नो मैथमेटिक्स, नो कंप्यूटर्स एज अ पार्ट ऑफ कोर करिकुलम। क्रिटिक्स, आप बच्चों को 21st सेंचुरी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं।
देवबंद हमारे स्टूडेंट्स को इस्लामिक स्कॉलर्स बनना है, इंजीनियर्स नहीं। अगर किसी को साइंस पढ़नी है तो वो कॉलेज जा सकता है। सम से देवबंद उलेमा शुड स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। देवबंद से उलेमा का फर्ज बनता है मुस्लिम कम्युनिटी को गाइड करना, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल मैटर्स। तो दोस्तों, ये है दारुल उलूम देवबंद की कहानी। एक अनार के पेड़ से शुरू हुई जर्नी जो 1857 के डेवेस्टेशन से निकली, जो ब्रिटिश के खिलाफ खड़ी हुई, जो गांधी जी के साथ कांग्रेस में गई, जो पाकिस्तान को रिजेक्ट करके इंडिया में रही, जो टेररिज्म को कंडेम करती रही, जो आज भी 159 साल बाद दुनिया भर के मुसलमानों की सोच को शेप कर रही है। फ्रॉम वन स्टूडेंट टू मिलियंस ऑफ ग्रेजुएट्स, फ्रॉम वन टाउन टू 3 कॉन्टिनेंट्स, फ्रॉम कॉलोनियल रेजिस्टेंस टू डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। चाहे आप देवबंद से एग्री करो या डिसएग्री, एक बात तो माननी पड़ेगी, देवबंद ने प्रूव कर दिया एजुकेशन एम्पायर से ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। और जब आमिर खान मुत्तकी जैसे लोग देवबंद को रिस्पेक्ट देने आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये मदरसा कितना इन्फ्लुएंशियल है। मैं हूं दानिश। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो फॉर मोर अनटोल्ड स्टोरीज लाइक दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।